Good morning, everybody. Good morning, good morning, everybody. Good morning. हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। कैमरा नहीं चल रहा इसका? यार पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अब आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? पांच बार रिफ्रेश हो गया, ये लिखा हुआ था, ये कर लिया। हो गया, चलो। यही तो होगा डिफॉल्ट कैमरा।
हाँ जी बच्चों, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अब क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है? कैन यू सी एंड हियर ऑल्सो? क्या आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं? बोलिए। 2 गज की जरूर 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बड़े भय तो क्या भय, सुनिए ए हुजूर। बड़े भय तो क्या भय, सुनिए ए हुजूर। यदि कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाइए जरूर। ठीक है जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ओके। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उन फॉल्ट्स को दूर कर लिया गया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से अलग हो गया था, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं फिर आ गया हूं, मैं फिर आ गया हूं। हाँ जी, हाँ बच्चों, ऑडियो वीडियो ऑल आर परफेक्ट। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करे या फिर वापस से री लॉगिन करे। अगर किसी बच्चे को ऑडियो वीडियो में दिक्कत आ रही है तो अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करे और री लॉगिन करे। अगर जरूरत पड़े तो पहले रिफ्रेश कर लीजिए, अगर उससे नहीं काम बनता है तो री लॉगिन कीजिए। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, यू नो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। अरे स्लाइड तो अभी मैंने लगाई नहीं, स्लाइड तो शेयर ही नहीं की। मैं अभी ऑडियो वीडियो पूछ रहा हूं, मैंने स्लाइड पूछी है क्या आपसे? जब स्लाइड की पूछूं तब जवाब देना। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बताओ मुझे, स्लाइड दिखाई दे रही है? कैन यू सी द स्लाइड? कैन यू सी द वर्ड्स रिटन मॉडर्न फिजिक्स? बोलो, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। टेल मी, टेल मी एवरीबॉडी, कैन यू सी, कैन यू सी? टेल मी एवरीबॉडी, बॉडी बॉडी, एवरीबॉडी। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेधाविनी शर्मा, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्लाइड प्लीज रिफ्रेश योर गूगल क्रोम और री लॉग इन। राहुल तिवारी, डोंट आस्क मी इररेलेवेंट क्वेश्चंस। Abhishek Singh, what I am saying, don't ask me irrelevant questions. You have to ask just only those questions which are related to this topic. Okay, bachcho, we are going to start modern physics. Bachcho, we are going to start the modern physics. Now, are you ready? Are you ready? अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें। यात्री कृपया अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें। यह विमान उड़ान भरने वाला है। देखो बच्चों, यह हमारी फिजिक्स का एक पार्ट होता है। और अगर अपन बात करें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव आता है। फिर आता है एटम्स, और तीसरा होता है न्यूक्लियाई, जिसमें रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब मिलाकर मॉडर्न फिजिक्स बनाते हैं। और क्योंकि इसमें 3 चैप्टर आते हैं इसलिए इसका वेटेज अच्छा खासा है। हर साल 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और मजे की बात है कि 2019 जो अभी जस्ट निकला है नीट, उसमें इसमें से 7 क्वेश्चंस आए थे। हालांकि वो छोटे छोटे से थे, एक तो यूनिट का ही था क्वेश्चन, लेकिन आए तो 7 थे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। और मैं चाहता हूं कि इसके सारे मार्क्स आप ही के हो। अगर आपको
इस कंटेंट में से कहीं कोई डाउट हो तो आप सीधे मैसेज में टाइप कर देना बेटा, ये मत लिखना कि मैसेज है मतलब डाउट है या नहीं, सीधा आप मैसेज टाइप कर देना, मैं देखता रहता हूं आपके मैसेज, लेकिन इसी से रिलेटेड करना बेटा, है ना। जैसे ये भी कुछ बच्चे मेरे से इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऑफलाइन कब चालू होगा, क्या है क्या नहीं, बेटा वो मेरे हाथ में नहीं है ना, तो मेरे से जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, फालतू के क्वेश्चन एक नहीं आने चाहिए मेरे सामने, ठीक है। मतलब मैं यूं है बेटा इग्नोर कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं, फिर क्या मतलब है, आप टाइप करते रहो मैं देखूंगा ही नहीं, है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप समझदार हैं, समझे बात को। चलिए, तो बेटा अपन मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको थोड़ा खुलासा कर दूं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, एक तो फोटोन का ही आता है और एक जो है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आता है। मैटर वेव, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है बेटा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स मिला के दो क्वेश्चन होते हैं। एक हमारा एक्सरेज है, एक हमारा एटम्स है। एटम जो चैप्टर है बेटा ये आपके केमिस्ट्री में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमारी फिजिक्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन हम इसको फिजिक्स में कंसिडर नहीं करते क्योंकि केमिस्ट्री में एक बार पढ़ चुके हैं, और फिजिक्स में तो बेटा हमारे सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। यदि आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह तैयार कर लेना, उसी पे क्वेश्चन बनता है हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एंड आई होप आप लोग तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे स्लाइड्स पे। अब आप एक के बाद एक इन स्लाइड्स को देखिए, और अगर डाउट हो तो सीधे डाउट टाइप कर देना सर कि ये पॉइंट कैसे हुआ, ठीक है ना। यस, जब मैं पूछूं भाई आ गया समझ में तो आपको केवल यस टाइप करना, ठीक है। ओके बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये फील करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक मेटल का स्ट्रक्चर है। हर मेटल की अपनी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर उसके एटम्स एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, यानी हर एटम के बीच का सेपरेशन फिक्स होता है, जिसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी हम बोलते हैं। इससे एक परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री बनती है। अब हम जानते हैं बेटा किसी भी एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन करते हैं। हम यहां पर बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल की। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, और रूम टेम्परेचर पर ही ये इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर क्रिस्टल में आ जाते हैं। ये अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर क्रिस्टल में आ जाते हैं, इनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्रिस्टल। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सेमीकंडक्टर में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल है जिनको हम सेमीकंडक्टर में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी जा सकते हैं। इनका बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, ये रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे क्रिस्टल में। ये पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल छोड़ने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूम रहा है लेकिन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा? आखिर ऐसा क्यों? असल में जब इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल का ही पार्ट है तो नेट चार्ज ऑफ द क्रिस्टल इज जीरो, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्रिस्टल का नेट चार्ज जीरो है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से एस्केप करने की कोशिश करता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से एस्केप करने की कोशिश करता है, नाउ द मेटल इज गोइंग टू लूज ए नेगेटिव चार्ज। अब ये मेटल एक नेगेटिव चार्ज लूज करने जा रही है, तो फौरन इसकी सरफेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, और वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होता है,
अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर लेता है और वापस क्रिस्टल में आ जाता है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो फिर लौट आया है, वो फिर लौट आया है। ठीक है जी, ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। देखो स्क्रीन पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरफेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और वापस खींच लाती है। देखिए, आप दोबारा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गया, अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करी और वापस आ गया। देखो दोबारा देखो, इलेक्ट्रॉन इज ट्राइंग टू एस्केप, सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और वापस क्रिस्टल में अंदर आ जाता है, और हम कहते हैं वो फिर लौट आया है। तो इस पॉइंट पर इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर ली। ठीक है जी, ऐसा होता है। इसको मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया है, आप चाहे तो अपनी स्क्रीन पर स्टडी भी कर सकते हैं। Free electron inside the metal which are still bounded with the crystal can't escape from the surface because surface acquires positive charge. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से कभी भी एस्केप नहीं कर सकता। नो, ऐसा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सकता है, लेकिन हमें मेटल के अट्रैक्शन से छुड़ाने के लिए इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन जब भागे वो रिटार्ड हो, लेकिन अपनी सारी एनर्जी लूज करे उससे पहले अट्रैक्शन से बियॉन्ड चला जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन अब वापस लौट के नहीं आएगा। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो मेटल सरफेस से एस्केप कर जाए, और हर मेटल के लिए इस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन बोलेंगे हम, और इसका सिंबल होता है फाई नॉट, इसका सिंबल होता है फाई नॉट। तो क्या हम कह सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। Minimum energy given to an electron so that it escapes from the surface of metal. It depends on the nature of metal and the nature of surface. ठीक है जी, बोलिए। प्लैटिनम के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, सीजियम के लिए मिनिमम। हालांकि ये बात ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो वैल्यूज दे रखी होती है। ठीक है जी, तो बेसिकली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर खुद ब खुद नहीं भाग सकता। अगर हमें उसे भगाना है तो हमें एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी देनी होगी, और इस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को कहते हैं अ वर्क फंक्शन। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है बच्चों? ये कहानी समझ में आ गई? तो इसको फील करके रखना बच्चों, ये केवल आपको फील कराने के लिए है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसको यूं मत सोचना कि फील कराने के लिए पढ़ रहे हैं अपन इसको, ये कंसेप्ट आपको ध्यान भी रखना है, ये आपके सिलेबस में है। अब बेटा, ये वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी हम दे कैसे, हम कैसे दें? तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनको कहते हैं मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। एक होता है बेटा थर्माइनिक एमिशन, आप गर्म करो, हीट अप करो, हीट एनर्जी दो। जैसे एक फिलामेंट लो, उस फिलामेंट में कंटिन्यू करंट पास कराओ, ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट इवॉल्व होगी, फिलामेंट गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होंगे, और जब एनर्जी सफिशिएंट होगी तो निकल के बाहर आ जाएगी। ये जहां यूज में लेते हैं हमारे फिजिक्स में, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गन। हमारे फिजिक्स में बहुत यूज में आती है चीज, थर्माइनिक एमिशन। एक होता है बेटा फील्ड एमिशन, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, तो इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल बाहर आता है। जैसे अपनी गाड़ियों में स्पार्क प्लग होता है, या अपने घर में गैस को इग्नेट करने के लिए लाइटर नहीं होता, क्लिक क्लिक, उसमें देखना स्पार्क प्रोड्यूस होती है। वो स्पार्किंग का मतलब ही यही है
कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे में जा रहा है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है बेटा कि मेटल के ऊपर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रोजेक्शन होता है। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रोजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है और उसको निकाल बाहर करता है। और चौथा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। एक मेटल पे हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा दे तो वो मेटल, किसी मेटल पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा दे तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और अपनी जितनी भी एल्कली मेटल्स होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रूबिडियम, ये विजिबल लाइट से सेंसिटिव होती है। इन पर विजिबल लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी। और जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम पर विजिबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर आपको डालनी होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं जा सकता, उसे निकालने के लिए एनर्जी देनी है। और अगर एनर्जी हम लाइट से दे दें तो इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, समझ में आया? बेटा नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस में डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए कॉपर की प्लेट है लेकिन उस पर सीजियम की कोटिंग आपने कर दी है, तो अब वर्क फंक्शन सीजियम का होगा, कॉपर का नहीं होगा। तो इसको कहते हैं नेचर ऑफ सरफेस। ओके, क्लियर? और यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? इस मेटल के स्ट्रक्चर को क्रिस्टल बोलते हैं बेटा, ये आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की, मेटल क्रिस्टल। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं मैं? अरे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज में लेगा तो दौड़े चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दौड़े चले जाएंगे। तब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। मैक्सिमम वर्क फंक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा, वर्क फंक्शन सिर्फ वर्क फंक्शन होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, ये क्लियर कर लो दिमाग में। मैक्सिमम वर्क फंक्शन प्लैटिनम के लिए और मिनिमम सीजियम के लिए। हालांकि अब मैं ये बात नहीं कह सकता, इसलिए लिखवा भी नहीं रहा, क्योंकि अब ऐसे कई हमने कंपाउंड तैयार कर लिए जो इंफ्रारेड से भी सेंसिटिव हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, टैप के नीचे हाथ ले जाइए, खुद ब खुद टैप चालू हो जाता है, वो आपके इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस कर रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते ही चले जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ो। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिफाइड को आगे पढ़ें उससे पहले हम एक नेचर को जान लें। हमारी इस फिजिक्स में हम लाइट की नेचर को दो जगह स्टडी करते हैं। एक तो हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेव नेचर को स्टडी करते हैं, वहां लाइट को वेव मानकर चलते हैं। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम लाइट को क्वांटम नेचर में पढ़ते हैं। अब क्वांटम नेचर क्या होती है, क्वांटम नेचर किसे कहते हैं, इसका फर्क समझ लीजिए, छोटी सी बात है। देखो बच्चों, जब किसी सोर्स से लाइट निकल के आती है तो नो डाउट वो वेव ही होती है। लेकिन जब लाइट मैटर से इंटरैक्ट करती है तो मैटर को वो अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड ना करके पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में देती है, पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में देती है। और इन पैकेट या बंडल को कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। और एक क्वांटम को बोलते हैं हम फोटोन। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखिए कि लाइट जब मैटर से इंटरैक्ट करती है तो लाइट मैटर को अपनी एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में देती है, और एक बंडल को फोटोन कहते हैं जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू। ये फार्मूला हमें प्लांक ने दिया था। ठीक है, तो देखिए मैं इस चीज को थोड़ा विजुलाइज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारी मेटल है, ये मेटल मैटर है भाई, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मैटर में आते हैं। ये मेटल है, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखिए आप, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है।
लेकिन ये लाइट अपनी एनर्जी मेटल को जो दे रही है वो कैसे दे रही है, देखो फिर दोबारा देखो, ये लाइट इंसिडेंट हुई और इस लाइट ने अपनी एनर्जी कैसे दी, इस लाइट ने अपनी एनर्जी दी पैकेट्स की फॉर्म, बंडल्स की फॉर्म, और इन बंडल्स को कहते हैं हम फोटो, इन बंडल्स को कहते हैं हम फोटो। ठीक है जी, देखा आपने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ठीक है जी। तो इसी बात को मैं लिख भी दिया स्टेटमेंट में, when light interacts with metal it provides its energy to matter in discrete values of packets, discrete values or packets, these are quanta of energy and one quantum is called photon, एक क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, इसको मैटर बोल दें। ठीक है, तो लाइट जब भी मैटर से इंटरैक्ट करेगी, लाइट जब भी मैटर से इंटरैक्ट करेगी तब वो अपनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, दोबारा देखिए, ये मेटल, मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट ने अपनी एनर्जी मैटर को दी फोटोन्स की फॉर्म में। तो when light interacts with matter it provides its energy to matter in discrete values or packets, these are quanta of energy and one quantum is called photon। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फोटोन की, वो भी जान लीजिए। फोटोन स्ट्रेट लाइन से चलता है विद स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये तो अपन सभी जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रह जाएगी आपको कि लाइट का इंटरेक्शन जब मैटर से होगा तो अपनी एनर्जी को बंडल्स में देगी, वो अपनी एनर्जी को बंडल्स में देगी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एनर्जी। हम इसको बार बार बोल रहे हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, तो हमें इसकी एनर्जी भी पता होनी चाहिए। इसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करके दी थी प्लांक ने और इसका फार्मूला है E = h न्यू फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो sc/λ है। h प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। देखो बच्चों, यहां पर हमारे न्यूमेरिकल जब आते हैं तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी होती है और एनर्जी पूछवाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करेंगे, 12,400 एक फार्मूला याद रखेंगे एंड आई होप सभी को पता रहता ही है जनरली, अगर जिसको नहीं पता हो जान ले कि आपको यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए। 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, तो आपका आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 12,400 में एनर्जी को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर सीधा एंगस्ट्रॉम में। पर ध्यान रहे एनर्जी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो 4.1 × 10⁻15 को जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है इन हर्ट्ज मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब यहां पर एनर्जी कई बार हमसे कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, तुम तो जूल में बताओ। तो बेटा आप एनर्जी को लाओगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन उसको फिर जूल में कन्वर्ट करोगे 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? बेटा ऋत्विक अधिकारी, जब तुम डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पढ़ते हो ना बेटा, तो वहां वेव नेचर चलती है, तो इसलिए प्लीज उस कंसेप्ट को अलग ही रखना आप यहाँ। हमारा यहाँ कंसेप्ट अलग चलता है, ठीक है ना। हम यहाँ इसको पार्टिकल की फॉर्म में देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं, जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट करे, समझ गए ना। तो आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात ना ही करें तो अच्छा है।
ठीक है भाई, ऋत्विक तिवारी, ऋत्विक अधिकारी, ओके। हाँ तो बेटा वो कंसेप्ट अलग ही रखना आप, क्योंकि दोनों नेचर अलग अलग चलती है बेटा। औरंगेशु घोष, मैंने आपको कह रखा है मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, आप इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, आप दोबारा नाम नहीं लूंगा आपका अगर आपने फालतू के मैसेज टाइप किए तो। ठीक है, मैं आपसे कह चुका हूं बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, डाउट मुझसे पूछें, बट प्लीज ये दूसरे मत पूछो मुझसे क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन। अभी तो मैं जवाब भी दे रहा हूं, बोल भी रहा हूं, आप इग्नोर कर दूंगा मैं बेटा, देखूंगा भी नहीं मैसेजेस को। चलिए, अब ये थी बात हमारी यहां एनर्जी की। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी है रेस्ट मास। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है बेटा, ये सिर्फ एक एनर्जी है जो कि मोशन में अगर है तो एनर्जी है, और अगर रुक गया तो खत्म है वो, यानी एनर्जी किसी और फॉर्म में चली जाएगी। जैसे मेरी बॉडी से फोटोन टकराएंगे तो वो फोटोन या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे या फिर हीट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है बेटा, रेस्ट की कंडीशन में इसका कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं। लेकिन एक मास होता है जिसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट मास और इफेक्टिव मास, इस पे थोड़ा फोकस करें। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो बेटा ढंग से पढ़ना, रेस्ट मास बोला है या इक्विवेलेंट मास बोला है। जनरली इक्विवेलेंट मास लिखा हुआ आता है बेटा क्वेश्चंस में। असल में इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट ये है कि फोटोन एक एनर्जी है, और आइंस्टीन हमें जाते जाते ये बता गए कि मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी एनर्जी की एक फॉर्म होती है, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी अगर कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली वहां मास डिसअपियर हो रहा होगा। विदाउट डिसअपियरिंग ऑफ मास एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड, और उसके लिए उन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो अगर E एनर्जी बन रही है, E एनर्जी बन रही है तो कितना मास डिसअपियर हो रहा है वो इस इक्वेशन से हम हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना केवल इतना है, जो भी एनर्जी गिवन हो बटे सी स्क्वायर, तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब ई एनर्जी अगर बनी तो कितना मास डिसअपियर हुआ। हो सकता है आपको एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो आप एनर्जी की जगह लिख दो एच बी, और अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो एस सी बाई लैम्डा, तो सी से एक पावर कट जाएगी। ये आपके नीट में आया था बेटा क्वेश्चन, एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और हमें तुरंत ई की जगह लिख देना था एस सी बाई लैम्डा, तो हमें इक्विवेलेंट मास हासिल हो जाता। ठीक है जी। तो बेटा रेस्ट मास जीरो और इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, क्या ध्यान रहेगी बात आपको ये? क्या आप बात ध्यान रख सकेंगे? क्या मैं ये यकीन रखूं कि आप ये बात ध्यान रख लेंगी? बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फोटोन लीनियर मोमेंटम भी रखता है, फोटोन ऑल्सो है लीनियर मोमेंटम। अब अपन जानते हैं बेटा, मैकेनिक्स में अपन पढ़े हुए हैं, मैकेनिक्स में अगर हम किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और एनर्जी की बात करें, किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और एनर्जी की बात यदि हम करते ही, ठीक है, तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में सिर्फ एक ही फार्मूला आता है, और वो है k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। यकीनन तुम सभी जानते होंगे कि मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आता है, तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात छाई रहती है, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ सहमत हूं, एग्री करता हूं। लेकिन बेटा फोटॉन्स के लिए अलग फार्मूला चलता है, फोटॉन्स के लिए अलग फार्मूला चलता है, और वो क्या होता है? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल्स टू एम सी इंटू सी यदि मैं लिख दूं तो मास इंटू स्पीड, क्या ये मोमेंटम हो गया? तो फोटोन के लिए जो फार्मूला आपको यूज में लेना है वो है E इक्वल्स टू पी सी, ये दिमाग में रखिए।
और ये भी दिमाग में रखिए, ये सिर्फ फोटोन के लिए है, मैटर पार्टिकल के लिए नहीं है। मैटर पार्टिकल के लिए तो p²/2m है, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है E = p c। तो यहां से हम मोमेंटम हासिल कर सकते हैं E/c और h/c और h/λ। तो ध्यान रखो बच्चों, ये फार्मूला सिर्फ फोटोन के लिए है। फोटोन के मोमेंटम की जब बात आवे तो ये अप्लाई करना है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, मुझे यकीन है, ठीक है जी। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर दो फोटोन्स की वेवलेंथ सेम है तो क्या उनके मोमेंटम भी सेम है? इफ टू photons have equal wavelength, then their momentum are also equal. Yes or no? Yes or no? बेटा सोच समझ के जवाब देवे, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से बतावे। कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों, ध्यान रहे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर बड़ा सेंसिटिव है। डायरेक्शंस अगर डिफरेंट हुई तो वेक्टर बदल जाता है। मैं एक कहता हूं y डायरेक्शन में जा रहा है एक फोटोन, तो इसका मोमेंटम होगा बेटा h/λ j के। एक फोटोन जा रहा है बेटा x डायरेक्शन में, h/λ i के। क्या आपके हाथ P1 = P2 लिख पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके हाथ लिख पाएंगे? कदापि नहीं, क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यूं कहेंगे कि अगर वेवलेंथ इक्वल है तो जरूरी नहीं कि फोटोन के मोमेंटम भी सेम हो, डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो गई तो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं कि मोमेंटम बराबर है, क्या उनकी वेवलेंथ इक्वल होंगी? तब आप कहेंगे डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि वेक्टर अगर इक्वल है तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल होते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं? आर यू वे आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? आर यू एग्री? आई एम आस्किंग यू। ओके 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 ओके, ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना। ये बातें बेटा एम्स वगैरह में एआर में पूछी जाया करती थी, कोई बात नहीं, एम्स चले गए, बातें रह गई, ठीक है। क्या पता आपके नीट में आ जाए थ्योरेटिकल, ठीक है ना। इसलिए सारी बारीकियां आपके क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने लिख भी दिया बेटा, ये टू photons having same wavelength may or may not have same linear momentum because their directions may be different and linear momentum is a vector quantity। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया बेटा, यू कैन रीड। जो बात अभी समझाई वो मैंने लिख भी दी, आप चिंता ना करें, मैं सब लिख दूंगा। आप केवल पढ़ते रहिए, आप अपने नोट्स मत बनाइए, बैठ के पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। डाउट हो पूछते रहिए। अच्छा बेटा, नोट्स बना के क्या करोगे? ये हैंडआउट्स मिल जाएंगे ना, अभी आपको हैंडआउट्स दे दूंगा मैं क्लास के बाद, यही नोट्स हैं आपके, ठीक है जी। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए फोटोन हैविंग 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैलकुलेट मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। मोमेंटम की बात जैसी बोली तो मैंने फौरन लिखा E = PC, तो P = E/c। अब एनर्जी बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो पहले इसको एसआई सिस्टम में बदल लो। मेगा का मतलब 10⁻⁶, जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर अपॉन सी, 3 इंटू 10⁸, 3 3 जा 9, तो मोमेंटम आएगा बेटा इसका 4.8 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों? ओके। अब दूसरा है इफेक्टिव मास, तो E = mc²। बेटा ये जो इक्वेशन है E = mc², मोमेंटम और मास दोनों में एप्लीकेबल है ना।
m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो एनर्जी 9 मेगा 10 की पावर 6 और इसको जूल में बदल लें 1.6 इंटू 10 की पावर -9 ताकि अपना आंसर किलोग्राम में है। अब सी स्क्वायर, सी होता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 का स्क्वायर 60। तो अब कितना हो गया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर कितने हो गए बेटा, ये 16 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -10 तो -29 किलोग्राम। क्लियर बेटा? आपको लग रहा होगा छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम में आए, पता है आपको, जेई मेंस तक में आए एग्जाम, और रिसेंट तक आए। जेई मेंस में तो भी पिछले साल भी आए थे, इसलिए आपकी नजरों के सामने से गुजरने जरूरी है ये क्वेश्चंस। -35 कैसे आएगा सुरभि कुमारी? बेटा थोड़ी कैलकुलेशन सही करो, फॉर गॉड से, प्रभु के लिए सही करें आप कैलकुलेशंस। यस, दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है भाई? और देखिए, a photon having wavelength 0.2 micrometer calculate momentum, frequency and energy। अब वेवलेंथ दे रखी है बेटा, तो मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन जस्ट अभी अपन ने देखा है, h by लैम्डा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34, वेवलेंथ होगी 0.2 माइक्रो, माइक्रो माने 10 की पावर -6, तो ये हो गया बेटा 33 इंटू 10 की पावर -28। ओके बेटा, तो 3.3 क्या इसको लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या आप एग्री हैं? बोलो बच्चों। क्लियर? क्लियर मेरे राज दुलारों, समझ में आ गया तुम्हारे? अब सेकंड पार्ट में आते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। तो P इक्वल्स टू एच न्यू बटे सी, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PC बटे एच। तो मोमेंटम अभी अपन ने निकाला है जस्ट 3.3 इंटू 10 की पावर -27, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -30। तो 3.3 से 6.6 टू टाइम्स कैंसिल हो गए बेटा, 3/2 1.5 हो गए बेटा। हाँ बेटा, अब 34 ऊपर जाएगा, 34 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 34 में से 27 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 7 और 8 कितने होते हैं 15। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? बेटा सी बटे लैम्डा भी हो सकता है, लेकिन हाँ सी बटे लैम्डा से भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको मोमेंटम दे रखा हो एग्जाम में तो फिर आप कैसे करेंगे? बेटा आप कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, वेवलेंथ गिवन है, तो सी बटे लैम्डा से निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मोमेंटम, मैं यूं बता रहा हूं कि मोमेंटम अगर दिया हो तो कैसे लाओगे फ्रीक्वेंसी, इसलिए कर रहा हूं मैं, है ना बेटा? अब एनर्जी लानी है तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, वेवलेंथ जो है 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, इसको लिख सकते हो क्या आप 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो 10 की पावर -7 मीटर जो होता है ना बेटा, 10 की पावर -7 मीटर वो 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि 1 मीटर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम है ना, तो ये बन जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। अब एनर्जी अपने को चाहिए, तो 12400 वाला फार्मूला लगा दो बेटा बटे 2000, तो आपका आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है जी? ऑल क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों, कोई समस्याओं से जूझ रहा हो तो मुझसे संपर्क करें। क्लियर? बेटा दूसरे फार्मूले से करके तू करेगा क्या? तेरे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लानी है, तो ये करना ही होगा, सीख ले, इसीलिए तो सिखा रहा हूं। अगर एससी बटे लैम्डा में वैल्यू प्लेस करके सिखाता तो क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था बेटा।
अरे बिल्कुल बेटा, एनर्जी तुम ला सकते हो पी बटा सी से, बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन पी बटा सी से लाके करोगे क्या? ठीक है जी। ठीक है। अरे हो जाएगा बेटा, सबसे हो जाएगा। ई बराबर पीसी लगा दो बस, ये सारे फार्मूले ई बराबर पीसी के इर्द गिर्द ही तो घूम रहे हैं। ये सारे फार्मूले ई इक्वल्स टू पीसी के आसपास के तो है बेटा। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। देखो बच्चों, अगर कोई रेडिएशन किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो बेटा चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, या पार्शियल एब्जॉर्प्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन हो, मोमेंटम तो हर केस में चेंज होगा। आप बताइए, मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, बताइए, लेट मी नो। लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरेगी तो क्या होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, और पार्शियल एब्जॉर्प्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या बेटा? बताइए, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो बच्चों बताओ, अगर एब्जॉर्प्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, या पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन हो, तो हर केस में मोमेंटम तो चेंज होगा। हर केस में मोमेंटम चेंज होगा। और अगर मोमेंटम का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स कहलाता है। तो ध्यान रहे, जब कोई रेडिएशन किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है भाई, क्लियर? तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे बेटा फोर्स से रिलेटेड, तो कैसे करने हैं? बिल्कुल वैसे करने हैं जैसे एनएलएम में करते हैं अपन। एनएलएम में करते हैं ना एवरेज फोर्स वाले। तो पहला केस ले रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस एंड परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस है, इस पर लाइट आकर इंसिडेंट हुई। मैं कहता हूं कि जो लाइट सोर्स है वो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कर रहा है। तो बताओ एक फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन? एच बाई लैम्डा। अब एक सेकंड में एक फोटोन तो आ नहीं रहा बेटा, कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, तो मैं एन कंसिडर कर लेता हूं। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। बेटा मैंने ये टाइम 1 सेकंड ले चुका हूं, ठीक है ना? पर सेकंड बोल दिया मैंने। अब ध्यान रखना है इस बात को, जब भी स्मॉल एन आए तो पर सेकंड होता है उसका मतलब, तो आपको टाइम टी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक फोटोन का मोमेंटम एच बटे लैम्डा, तो एन फोटोन्स का मोमेंटम एन एच बटे लैम्डा। तो कितना मोमेंटम एक सेकंड में इंसिडेंट हुआ? एन एच बाई लैम्डा। ठीक है जी। अब बच्चों, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम हम जानते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल जीरो है, इनिशियल हो गया एन एच बटे लैम्डा। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? एन एच बाई लैम्डा। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम इंटरवल। और ध्यान रखना बच्चों, स्मॉल एन पर सेकंड है, तो डेल्टा टी 1 सेकंड हो चुका है, ध्यान रख लेना। आप केवल एनएच बाई लैम्डा लिखेंगे, ठीक है ना? मैं क्यों कह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? वाई आई एम सेइंग सो, पर सेकंड, डेल्टा टी 1 सेकंड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना? अब ऐसे बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस और परफेक्ट रिफ्लेक्शन यदि हुआ तो गया मोमेंटम तो एनएच बटे लैम्डा। लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना, जब लौट के आएगा तो मोमेंटम कितना होगा? माइनस एनएच बाई लैम्डा। तो एवरेज फोर्स का वैल्यू आएगा -2 NH बाई लैम्डा। तो क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा एवरेज फोर्स का? 2 NH बाई लैम्डा। ठीक है जी।
ओके, बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? अब ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसे एनएलएम में हुआ करता था, जैसे एनएलएम में हुआ करता था। लेकिन अब आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, एक आपके सामने एक न्यूमेरिकल पेश कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल आपकी पेशे खिदमत है। मैं एक न्यूमेरिकल पेश करने की इजाजत चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है न्यूमेरिकल पेश करने की? क्या आप मुझे इजाजत दे रहे हैं न्यूमेरिकल पेश करने की? सब बच्चे यस बोल रहे हैं। बेटा अगर नो भी बोल देते तो भी वो आता आपके सामने न्यूमेरिकल, समझ गए ना? तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें, ठीक है? चलो देखो इधर, a light of wavelength 400 nanometer incident normally on a perfectly reflective। तो बेटा ये ध्यान रखा करो, ये रिफ्लेक्टिव वर्ड पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। if force experienced by the surface is 0.4 micronewton, ये फोर्स है, find the number of quanta incident per second। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक फोटोन का मोमेंटम लिखेंगे, एक फोटोन का मोमेंटम h बटे लैम्डा। अब एक सेकंड में एक फोटोन तो आ नहीं रहा, एन फोटोन सारे होंगे तो एन से मल्टीप्लाई। अब अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होती तो यही फोर्स होता, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव है तो दो लगा दो। ये लो आपका फार्मूला ऑन द स्पॉट तैयार हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बहुत पहले, बरसों पहले नीट में आ चुका है, जब एआईपीएमटी के नाम से जाना जाता था। अब मुझे एन चाहिए, तो फोर्स इंटू वेवलेंथ बटे 2 इंटू एच। बाकी तो आप समझदार हैं, सॉल्व कर लेंगे। 0.4 माइक्रो मने 10 की पावर -6, वेवलेंथ है 400 नाइनोमीटर 10 की पावर -9 अपॉन 2 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो ये तो 0.2 हो गया बेटा, है बेटा? ये 0.1 हो गया और ये 3.3 हो गया। हाँ जी, तो ऊपर कितने हो गए देखो, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 में से 2 गए तो 14, 34 ऊपर जाएगा, 34 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 20। तो 4/3.3 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है जी? तो 1.33 इंटू 10 की पावर 20 पर सेकेंड। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? अरे ये तो बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि जो मेरा आंसर आ रहा है वही आपका आ रहा है। इट्स अमेजिंग, ये कैसा इत्तेफाक है? अभिषेक दास, ये फिजिक्स का बेसिक रूल है बेटा। एक फिजिक्स का बेसिक रूल होता है कि यदि आपको एसआई सिस्टम में आंसर चाहिए तो सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, समझ गए ना बेटा? ये तो बेसिक रूल है फिजिक्स का। बेटा स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है, बस आ गया। और कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। तो सबसे पहले एक फोटोन का मोमेंटम लिखना है, फिर उसको स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करना है। यदि सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो यही फोर्स है, और अगर रिफ्लेक्शन है तो डबल कर दो। ठीक है जी? समझ में आ रही है बात? समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। तो फोर्स इस तरीके से आपको निकालना है, ध्यान रख लीजिए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रेडिएशन किसी सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं करता?
यस, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है ना बेटा, तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में प्रेशर पूछ ले तो फोर्स निकाल लेना है कंसेप्ट से, बट एरिया। तो रेडिएशन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ए सरफेस। कॉमेट होता है ना, कॉमेट, कॉमेट जब सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है तो उसकी टेल हमेशा सन से अवे बनी रहती है ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। यस, टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज रिमेन्स अवे फ्रॉम सन ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। देखो बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको फोटोन थ्योरी, ये जो भी फोटोन थ्योरी आप स्टडी कर रहे हैं, ये ऐसा मत सोचिए कि केवल विजिबल लाइट के लिए है। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो हमारे पास विजिबल लाइट जैसे 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बेटा। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक विजिबल लाइट। तो ये सब पे एप्लीकेबल है। तो इसका मैं एक रेंज बना के दिखा रहा हूं, आपको एक स्पेक्ट्रम बना के दिखा रहा हूं, तो इस स्पेक्ट्रम को दिमाग में फिट रखना बेटा। इसको मैं बोल रहा हूं ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम। जब मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा तो मैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लूंगा। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो अब तक जो हमने डिस्कवर किए हैं ईएमडब्ल्यू वेव्स, उसमें सबसे लीस्ट एनर्जेटिक हमने जो डिस्कवर किया है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसके ऊपर आती है माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में भी काम आती है। इससे ज्यादा एनर्जेटिक होती है इंफ्रारेड, इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं, जो कि आपने कंडक्शन में भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, हीट वेव्स। फिर इसके ऊपर आती है बेटा विजिबल रेंज। पूरे ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम में बस एक छोटी सी रेंज हम देख पाते हैं, हमारी आंखें केवल एक छोटी सी रेंज देख पाती हैं, और इसी में हमारा सतरंगी संसार होता है, अविज्ञोर। इसी में हमारा सतरंगी संसार होता है, अविज्ञोर। ठीक है जी। हालांकि ये चीजें आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे भी जरूरत पड़ती है इनकी, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दूं, विज्ञोर। इसमें लीस्ट एनर्जेटिक रेड कलर की लाइट होती है और हाई एनर्जेटिक वायलेट होती है। इसके ऊपर चलता है अल्ट्रा वायलेट। ये रेडिएशन हजार्ड चालू होता है यहां से ये हार्मफुल रेडिएशंस आगे कार्सिजेनिक रेडिएशंस होते हैं। इसके ऊपर एक्सरेज और हाईएस्ट एनर्जेटिक है हमारी गामा रेज। ये ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए, इसका ऑर्डर, इसकी सीक्वेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनकी रेंज में मैं बता देता हूं, विजिबल रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। एक्सरेज की रेंज याद रखिए 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। तो अल्ट्रावायलेट और गामा रेज की ऑटोमेटिक बन जाती है रेंज। कलर जो होता है फोटोन का, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा। और अगर मीडियम चेंज होता है, जैसे वाटर से एयर में, एयर से वाटर या ग्लास में जा रहा है, तो कलर में चेंज नहीं आता, यानी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। अगर हमारे पास सिंगल कलर की लाइट है तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। इसमें हर फोटोन सेम एनर्जी देगा। जितने भी फोटोन्स हैं, चाहे वो गामा रेज हो या रेडियो वेव्स हो, वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड से चलते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से। ये कुछ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जो आपको दिमाग में फिट रखना, ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, क्या ये रेंज आपके दिमाग में बैठ जाएगी? क्या आप इस रेंज को याद रख पाएंगी? विवेक कुमार बेटा, तू कॉमेट नहीं जानता क्या? कॉमेट में एक बड़ा सा स्टार होता है, एक प्लैनेट होता है, एस्ट्रॉयड मान ले, एस्ट्रॉयड, उसके पीछे डस्ट और वेपर की एक टेल होती है, उसको कॉमेट कहते हैं। विवेक कुमार, मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है कि तू कॉमेट ही नहीं जानता है बेटा। कोई बात नहीं, अब तो जान गया ना क्या होता है कॉमेट। अरे वाह। अब विवेक कुमार देख, उमेश तिवारी क्या कह रहा है कि सर ये कैसा इत्तेफाक है, मुझे याद है कॉमेट क्या होता है। देख, उसका इत्तेफाक देख। अरे इसमें बायोमैस क्या करेगा, ये तो 5th क्लास में आ जाता है। प्लेनेट और ये तो सब 5th क्लास में बता देते हैं, कॉमेट वगैरह तो।
ये तो छोटी जनरल साइंस की बुक्स में आ जाता है, और वैसे भी ये तो जनरल अवेयरनेस है। अबे टूटता तारा नहीं है, कौन है ये कलाकार? अंशु, टूटता तारा होता है क्या? टूटता तारा जानता भी है कि क्या होता है टूटता तारा? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आकर मीटरेट एस्टेरॉइड जल जाते हैं, जल भुन जाते हैं, जल भुन जाते हैं, जैसे कई इंसान भी जल भुन जाते हैं ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्पेक्ट्रम आ गया दिमाग में? क्लियर? अब जलना भुनना मत। अब अगर जलोगे भुनोगे तो दुनिया तुम्हें शूटिंग स्टार कहेगी। ठीक है। सिद्धार्थ बेटा ये जान ले कि वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ सेम होती है। यूं मान के चल कि एक वेव आ रही है और उसके अपन कैंची लेके टुकड़े कर दे, कट 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 कट, ये फोटोन हो जाता है। इसलिए वेवलेंथ वही होती है जो लाइट वेव की होती है। ठीक है ना? चल देखो बच्चों, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं हम, और इसको कहते हैं हम इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स। देखो बच्चों, इंटेंसिटी है एनर्जी फ्लक्स, इसका सिंबल आई होता है, कैपिटल आई। एंड इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ई अपॉन ए टू टी। एनर्जी अपॉन टाइम को अपन पावर भी कह सकते हैं, इसीलिए एक्सप्रेशन बन जाता है पावर पर यूनिट एरिया, और इससे इसकी यूनिट बनती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप। ठीक है जी, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी। अब हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है वो तो फोटोन की फॉर्म में आ रही है, तो हमारे लिए एनर्जी का मतलब है बेटा एच न्यू। अब एक फोटोन तो आ नहीं रहा, एन फोटोन्स आ रहे हैं, और बेटा मैं फिर कह रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसलिए टी की जगह देखिए वन आ गया है यहाँ, टी नहीं लिख रखा इन फार्मूलों में, देखो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखो। अब इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोले तो एन बटा ए पूछ रहा है, ध्यान रखना इसकी यूनिट बन जाती है फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ऑलराइट। लेकिन कई बार आपको एरिया दे रखा होता है, यूं कहेंगे गिवन एरिया पे बताओ, तो ए को इधर लिया हो आपके राइट हैंड साइड पे, अब यहां यूनिट बदल के क्या हो जाएगी, फोटोन पर सेकेंड, या मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके, अब एक कंसेप्ट बनता है इसमें कई बार कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी तो मुझे बताइए एच कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया कि नहीं हो गया? ये आपके सामने लिखा पड़ा देखो। इसका मतलब है कि अगर सेम इंटेंसिटी के सोर्स अगर आपके पास हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटोन कम आएंगे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास दो बल्ब हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, दोनों की इंटेंसिटी सेम मैंने बता दी है, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, अभी जस्ट समझाया था मैंने स्पेक्ट्रम में। तो नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ बी पर सेकंड विल बी लेस देन नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ रेड। ओके, और अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है
अगर रेशो पूछने की कोशिश कर ली जाती है तो आप रेशो भी बता सकें। क्या न्यू ऑफ रेड अपॉन न्यू ऑफ ब्लू, बोलो। और लैम्डा ऑफ बी अपॉन लैम्डा ऑफ रेड, बोलो मेरे लखते जिगरों। सचिन सिंह, तू मुझे 7/5 क्यों दिखा रहा है? तेरे को पता है क्या मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी दी है क्या तेरे को? है सचिन सिंह, क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा है? कनिका, अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है बेटा तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लो, अपने डिवाइस का, समझ गए ना? ये आवाज तो ऐसी रहेगी। साउंड पिच तो हाई रहेगा बेटा। अगर आपको महसूस हो रहा है तो अपनी डिवाइस का वॉल्यूम कम कर लो। ठीक है जी। नहीं बेटा, ये एक स्टूडेंट है, वो बोल रही कि सर आपका वॉल्यूम बहुत हाई है, पिच बहुत हाई हो रहा है साउंड का। तो बेटा मैंने कहा आपका कर लो, कम कर लो, ये तो आपके हाथ में। ये आवाज तो ऐसी रहेगी, ये बुलंद आवाज है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। हाँ जी बच्चों, इंटेंसिटी का क्वेश्चन आएगा, आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन को? क्या मैं यकीन मानूं? अरे बेटा अनिमेश यादव आनंद, तू कैसे कह रहा है बेटा कि रेड कलर की एनर्जी ब्लू से ज्यादा होगी? रेड कलर तो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होता है मेरे बच्चे। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये सुनकर कि तू कह रहा है कि रेड कलर की एनर्जी ब्लू से ज्यादा है। मैं बहुत तकलीफ में हूं ये सुनकर। मेरे कान फट क्यों नहीं गए? हाँ अनिमेश यादव, सोच समझ के बोला कर बेटा। जो बोले ना सोच समझ के लिखा कर। अब सॉरी बोल रहा है ना? तो कोई बात नहीं, पर आइंदा ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कई बार इसमें पावर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूं कहते हैं पावर दे रखी होती है और फिर कहते हैं नंबर ऑफ क्वांटा कितने निकल रहे हैं। तो पावर क्या होती है बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम होती है ना। अब एनर्जी कौन दे रहा है? फोटोन। तो एच न्यू, एक सेकंड में एक तो आ नहीं रहा, एन आ रहे हैं। तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस में तुम विशेष ध्यान रखना, स्मॉल एन मैंने ले रखे हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड लिए है बच्चों मैंने। एक सेकंड में फोटोन्स का नंबर है ये। कान खोल के सुन लो तुम, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, अब पावर होती है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी फोटोन दे रहा है एच न्यू। अब एक फोटोन तो आ नहीं रहा है, एन आ रहे हैं, तो एन पर सेकंड है, इसलिए टी लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। बेटा यार न्यूमेरिकल्स एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट होता है 2 × 10⁻⁻25। ये वैल्यू आपको थोड़ी सहूलियत देगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत देगी ये इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ गया। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस इज 1.388 into 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। यदि आप ये समझ ना पावे कि एनर्जी फ्लक्स क्या चीज है तो यूनिट से पहचानिए। वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की यूनिट होती है।
अब ये कह रहा है बेटा हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ, assume that photons in sunlight have average wavelength of 550 नैनोमीटर। देखो हम जानते हैं सनरेज के अंदर 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, बट ये कह रहे हैं कि उन सबका एवरेज 550 नैनोमीटर मान के निकाल लो। तो बताओ बच्चों ये मुझे n बटे a पूछ रहे हैं या n पूछ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछे जा रहे हैं या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया पूछा जा रहा है, बताइए मुझे आपको क्या फील आ रहा है, बताइए, टेल मी। एन ए, शाबाश, पर स्क्वायर मीटर एरिया बोला ना बेटा, तो एन ए बोला इन्होंने, तो एन बटे ए, तो आई लैम्डा बटे एच सी। ये अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, तो वैल्यू रखनी है 1.388 इंटू 10 की पावर 3, वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। नैनो, ये नैनो होता है या नैनो होता है? नैनो, हाँ ठीक है, या नैनो, अरे नैनो तो ये होता है आंखों को बोलते हैं नैनो, ठीक है, नैनो है ये, नैनो। एससी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -25, ये हो गया बेटा 0.69। क्या 0.69 को 0.7 कंसिडर कर लें? तो 0.7 का पॉइंट तो 0 से कट गया, अब 7 इंटू 55, 7 5 35, 7 5 35, 3 38 इंटू 10 की पावर कितनी होगी बेटा, ऊपर है -6 और नीचे है -25, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 19। क्या मैं इसे 3.85 इंटू 10 की पावर 21 फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया लिख सकूं? बोलो बोलो बच्चों, किसी को डाउट हो तो बोलो। ये अपनी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है जी, कर लोगे? Power of a bulb is 100 watt and wavelength is 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted in 10 hours. देखो बच्चों इसमें पहला पार्ट कहता है assume 100% efficiency। इसका मतलब ये है बेटा कि बल्ब जितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है उसको कन्वर्ट कर देता है लाइट की पावर में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो पावर का फार्मूला है NHc/लैम्डा, इस फार्मूले में ये जो पावर होती है ना बेटा, ये लाइट की पावर होती है, और ये जो बल्ब पे लिखा रहता है बेटा तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है वो लिखा रहता है। तो 100% अगर एफिशिएंट है तो जितनी पावर इसने ली उतनी पावर दे दी लाइट की फॉर्म में, तो यहां पावर की जगह 100 वाट ही आएगा। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा जा रहा है बच्चों, तो पावर इंटू लैम्डा बटे एच सी, तो पावर कितना हो गया बेटा 100 वाट, वेवलेंथ हो गई 400 नाइनोमीटर, 10 की पावर -9 है ना बेटा। एससी मैंने बताया आपको 2 इंटू 10 की पावर -25, ऐसा ही सिस्टम है, ये 200। ओके बेटा, तो कितना बनेगा बताइए बच्चों, कितना बन गया? 2 इंटू 10 की पावर 4 -9 -5, 25 ऊपर जाएंगे तो 20 बचेंगे, 10 की पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। लेकिन हमसे कह रहा है बेटा इन 10 आवर्स, तो मुझे बताओ बेटा 10 आवर्स में कितने सेकंड होंगी? 10 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये बन गया बेटा 36। 36 इंटू कितना बनेगा बेटा ये, इंटू 10 की पावर 3, ओके, सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो कितने आ जाएंगे, कैपिटल एन कर देता हूं मैं इसको, तो एक सेकंड में है 2 इंटू 10 की पावर 20, तो 10 आवर्स में 36 इंटू 10 की पावर 3, तो ये बन गया बेटा 72 इंटू 10 की पावर 23 या 7.2 इंटू 10 की पावर 24। सही है बात बच्चों, ये नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है 30% एफिशिएंसी है, तो आप क्या करेंगे, पहले 30% निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का, तो क्या ये हमारे पास बन गया 30 वाट,
अब 30 वाट अगर है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, पावर आएगी 30, वेवलेंथ होगी 400 नाइनोमीटर बटे 2 इंटू 10 की पावर -25, तो ये बन गया बेटा 6 इंटू कितना बनेगा बेटा, ये ऊपर 3 और 9 6 19, 6 इंटू 10 की पावर 19 हुए बेटा पर सेकेंड, है ना। तो 10 आवर्स में कितने हो जाएंगे बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 3, है ना बेटा। 6 6 36 इधर 18, 216 इंटू 10 की पावर 22 और 2.16 इंटू 10 की पावर 24 फोटोन, सही है बात, इन 10 आवर्स। क्लियर, क्लियर है क्या, बोलो। बेटा मैंने अलग से इसलिए करके दिखाया आपको सेकंड पार्ट, क्योंकि एग्जाम में है ना इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ी आएंगे 100% एफिशिएंसी और 30% एफिशिएंसी, दोनों एक साथ नहीं आएंगी, एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने दोनों को क्लब करके दिखा रहा हूं आपको, इसलिए दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं स्टार्टिंग से, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा, ये तो आपके नीट में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ा ध्यान ही रखना बेटा। अरे 10 आवर्स तो शुरू में लिख दिया ना बेटा, 10 आवर्स तो शुरू में लिखा है ना, तो इसका मतलब दोनों में लगाना है अपने को, क्वेश्चन में लिखा है बेटा 10 आवर्स, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, राखी कुमारी क्वेश्चन में ही लिखा है, इसलिए ए और बी पार्ट दोनों में 10 आवर्स में निकालने हैं। ठीक है जी, देखो बच्चों, आजकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ना देकर पावर या इंटेंसिटी दे देते हैं, फिर आपसे फोर्स पूछते हैं। बताओ बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो तो फोर्स कितना बनता है, NH बाई लैम्डा, और पावर क्या बताई अभी मैंने आपको, NHC बाई लैम्डा। तो बेटा इन दोनों फार्मूलों में से NH बटे लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये रिलेशन आ जाएगा, फोर्स हो गया पावर अपॉन सी, या आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो आपको हासिल होगा पावर अपॉन सी, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, और अगर रिफ्लेक्शन हो तो डबल कर दो, बाकी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो पावर अपॉन सी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सरफेस के लिए, और 2 पावर अपॉन सी रिफ्लेक्शन के लिए। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है, देखिए एनर्जी फ्लक्स ऑफ 40 इंटू 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर, बताओ बच्चों ये क्या है, इंटेंसिटी है पावर है, हाँ बेटा इंटेंसिटी है ये। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन द सरफेस। अब बताओ बच्चों, फोर्स पूछा जा रहा है और इंटेंसिटी आपको दे रखी है, क्या इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, तो बच्चों पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो बट हट चेंज कर लो ना, सब्स्टिट्यूट कर लो। अब सरफेस कैसी है बेटा, रिफ्लेक्टिव है तो 2 आएगा, है ना, तो 2 इंटू आई इंटू ए बटे सी, तो 2 इंटू इंटेंसिटी कितनी 40 इंटू 10 की पावर -4, एरिया कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में बदल लो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके, अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 5 15, ये तो 10 हो गया, तो 4 इंटू कितना है बच्चों, 5 2 10, 2 0 -2 6, 6 और 8 14 14, तो 10 की पावर -14 न्यूटन। क्या आपका भी यही आ रहा है, चेक कर लीजिए, 16 में से 2 गए 14, बिल्कुल सही है बेटा। सेकंड फार्मूला में है ना, पावर की जगह इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख दो, अगर क्वेश्चन में इंटेंसिटी दे रखा हो। ये क्वेश्चन है ना आपके 2016 नीट में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, 2016 नीट में पूछा जा चुका है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, तो थोड़े अलर्ट रहिए। हाँ श्याम कार्तिक क्या बोल रहे हो बेटा, एन श्याम कार्तिक, व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बेटा,
मैं आप लोगों से कह चुका हूं, अगर क्वेश्चन में पावर या इंटेंसिटी दे रखा हो तो आप ये फार्मूले अप्लाई करना, फोर्स इक्वल्स टू पावर अपॉन सी, और रिफ्लेक्शन है तो 2 पावर अपॉन सी। अगर क्वेश्चन में पावर गिवन ना हो, इंटेंसिटी दे रखी हो, तो पावर हटाइए, इंटेंसिटी इंटू एरिया लगाइए, इंटेंसिटी इंटू एरिया लगाइए। ठीक है जी, ठीक है। एनी फर्दर डाउट? किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछिए, है क्या कोई डाउट? हाँ, रिफ्लेक्शन का केस हो तो 2 लगाना है बेटा, और रिफ्लेक्शन ना हो तो 2 ना लगाएं। दिमाग में 2 बातें फिट ही रखना। नीट में आए हुए हैं बेटा क्वेश्चंस, आप खुद देखना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मैं आपको इसके साथ है ना होमवर्क भी लगा दूंगा, होमवर्क भी आप लोगों को भेज दूंगा बेटा, तो आप देखेंगे उसमें नीट में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं जिसमें रिफ्लेक्शन है तो 2 लगाना है। इन हैंडआउट्स के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा लास्ट में, उस लिंक को सेव करके रख लेना, जब तक ये टॉपिक चलेगा उसी लिंक पर आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे सारे। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले। आप चिंता मत करें, मैं होमवर्क भी अटैच कर दूंगा, नो नीड टू वरी, मैं होमवर्क भी अटैच कर दूंगा इसी के साथ। अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर ना हो तो देखो बेटा, निधि तिवारी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निधि आप पूछ रहे हो बेटा कि अगर परफेक्ट रिफ्लेक्शन ना हो, तो देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए आप। अगर बच्चों परफेक्ट रिफ्लेक्शन ना हो, पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन हो, देखिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। 10 watt power of radiation are normally incident on a plane surface. If surface can absorb only 20% radiation and remaining are reflected back, calculate the force experienced by the surface. ये पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है बेटा, तो सबसे पहले आपको इसमें एब्जॉर्ब पावर निकालनी है और रिफ्लेक्टिव पावर निकालनी है। तो बताओ बेटा एब्जॉर्ब पावर कितनी होगी? 10 वाट का 20% कितना हुआ बेटा? है बेटा 2 वाट हो गया ना, और रिफ्लेक्शन में कितना हुआ बेटा? 8 वाट। पहले तो ये लिख लो, है ना। अब रिफ्लेक्शन का अलग फार्मूला लगाओ, एब्जॉर्प्शन का अलग लगाओ, तो पावर एब्जॉर्प्शन बटे सी, पावर रिफ्लेक्शन बटे 2 पावर रिफ्लेक्शन बटे सी। रिफ्लेक्शन में तो 2 आ जाएगा ना बेटा, और फिर इनको ऐड कर लो, ऐसे ऐसे करना है बेटा आपको। पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टिव पावर निकालो, एब्जॉर्बिंग पावर लगाओ, रिफ्लेक्शन का फार्मूला लगाओ, एब्जॉर्प्शन का फार्मूला लगाओ। ध्यान रहे रिफ्लेक्शन में 2 आएगा, एब्जॉर्प्शन में 2 नहीं आएगा। आर यू एग्री? रिफ्लेक्शन 8 वाट अपॉन सी, 3 इंटू 10 की पावर 8, प्लस एब्जॉर्प्शन 2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -8 है ना, और ब्रैकेट में आ गया 8 + 1, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो ये बन गया 6 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। गॉट इट निधि तिवारी? और बाकी के बच्चों आपको भी समझ में आ गया? ही बाकी बच्चों आपको भी आ गया क्या समझ में? क्लियर? क्लियर है बच्चों? अरे बेटा राखी कुमारी, आपके सामने लिखा है ना टोटल पावर 10 वाट है, जिसका 20% एब्जॉर्ब हुआ, यानी कितनी पावर एब्जॉर्ब हुई? 2 वाट। 10 वाट का 20% 2 वाट होता है ना बेटा। राखी कुमारी थोड़ा सा तो ध्यान रखो बेटा, यू आर इन अचीवर प्लस, यू आर नॉट इन 6th स्टैंडर्ड, आप 6th स्टैंडर्ड में नहीं है। ठीक है भाई, पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन के केस में क्या करना है ये आपके सामने है। बच्चों एक बात ध्यान रखिए,
जब भी फोटोन मैटर से कोलाइड करेगा तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। भाई हम जानते हैं कोलिजन किसी भी तरह का हो बेटा, हमेशा टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी तो होती ही कंजर्व है। एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। while number of photons may not be conserved, फोटोन का नंबर मैटर फोटोन कोलिजन में कंजर्व रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाइड्रोजन एटम का ये ग्राउंड स्टेट है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है सपोज, ठीक है ना। अब मान लो एक फोटोन आ रहा है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, इसने इस इलेक्ट्रॉन को दिया तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा बेटा, लेकिन अपनी एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड रहता है, फिर ट्रांजिशन हो जाएगा। अब जब ये ट्रांजिट करेगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताइए बेटा, क्या यहाँ फोटोन रिक्रिएट हुआ है? एक बार एब्जॉर्ब हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर जब दोबारा ट्रांजिशन हुआ तो उसने अपनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में छोड़ा। तो आया भी एक फोटोन था, गया भी एक फोटोन है। बताओ नंबर कंजर्व्ड है या नहीं है? नंबर कंजर्व्ड है या नहीं है? अरे है या नहीं है? बोलो रे, है। अब मान लो इसी हाइड्रोजन एटम पर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आ गया बेटा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, ये लो। क्या ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा और रिमेनिंग एनर्जी को एज ए काइनेटिक एनर्जी ले भागेगा? आयोनाइजेशन कहते हैं ना इस प्रोसेस को, आयोनाइजेशन। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छूटने के लिए और रिमेनिंग एनर्जी भागने के लिए, ठीक है जी। अब बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा वापस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताओ, आया था एक फोटोन लेकिन गया 0, क्या यहां नंबर कंजर्व्ड है? क्या यहां फोटोन के नंबर का कंजर्वेशन लग रहा है? नो। तो याद रखें, टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन नंबर कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ recreated then conserved, then may be conserved, okay। If completely absorbed then number है ना, then number not conserved, clear। हाँ जी, क्लियर है क्या? अलग अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बेटा। फोटोन पर चार्ज नहीं है क्योंकि तो एनर्जी है, एनर्जी पे चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं होता अपने पाथ से। अरे बेटा सिंगल फोटोन की बात कर रहे हैं अपन, फोटोन इलेक्ट्रॉन के सम की बात नहीं कर रहे सचिन। जो मैं बोलता हूं ना बेटा उसी पे ध्यान रखा कर। मैंने फोटोन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को ऐड किया है क्या? बोल राजकुमार, इतना ज्यादा क्यों सोच लेता है? कम सोचा कर, नीट में अच्छा स्कोर करेगा। तू हमेशा वही अनोखी बात बोलता है जो मैंने बोली नहीं है। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रख राजकुमार हिंद। हाँ, टेस्ट में मॉडर्न फिजिक्स भी आएगा। अरे बातें तुम्हारे समझ में तो आ रही है ना, या मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद ही समझ रहा हूं और खुद ही आगे बढ़ जाता हूं? ऐसा तो नहीं हो रहा ना भैया। चलिए, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब बाकी की बात अपन कल पढ़ेंगे। मैं अपना नंबर लिख देता हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अभी मैं आपको हैंड आउट का लिंक भेज रहा हूं,
उस लिंक को आप ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। मैं लिंक आपको भेज रहा हूं, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मैं एक लिंक आपको भेज रहा हूं, उस लिंक को अपने पास रखिए, परमानेंट है वो, हमेशा के लिए। उससे आपको आपकी क्लास के नोट्स या हैंडआउट्स मिल जाएंगी। मैं भेज रहा हूं, ठीक है जी। ये लिंक मैंने भेज दिया है। हाँ, कैच करिए, इस लिंक को कैच करिए बच्चों। ये मैंने लिंक भेज दिया है, आप इसे कैच करें। इस लिंक को आप स्टोर करके रख ले अपने पास। एक बार फिर दोबारा भेज रहा हूं, मैं फिर भेज रहा हूं, आप इस लिंक को अपने पास रखिए, परमानेंटली सेव करके। इसी पर मिलेंगे आपको सारे आपके क्लास नोट्स। अच्छी तरह अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। बेटा दीप शिखा, यहां पर हो ये रहा है फर्स्ट केस में कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने अपनी एनर्जी को एज ए फोटोन रिलीज कर दिया। तो आया था एक फोटोन, तो गया भी एक फोटोन, तो यहाँ फोटोन का नंबर कंजर्व्ड है। सेकंड केस में जो एनर्जी थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके भाग गया। अब वो दोबारा नहीं आ सकता ग्राउंड स्टेट में, इसलिए फोटोन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेकंड केस में फोटोन का नंबर कंजर्व्ड नहीं है, लेकिन लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों केस में कंजर्व्ड है। ओके, लिंक आ गया ना? दोबारा भेज रहा हूं मैं लिंक। लिंक को क्लिक करके देखो, लिंक को क्लिक करके देखो, खुल रहा है ना, फोल्डर खुल रहा होगा ना। अरे गूगल ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लिक करो इस लिंक को। इस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करिए, सीधे पहुंच जाएंगे ड्राइव पे। अरे फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है तो खुलेगा कहां से? हाँ, अब आप क्लास छोड़ सकते हैं बेटा, बाकी हैंडआउट्स वगैरह सब आपके पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। मैंने अपना नंबर लिख दिया है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लेना, ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस टाइम। अभी मैं अपलोड कर रहा हूं इसके हैंडआउट्स, तो आप चेक करना, उसमें मिल जाएंगे आपको। ये नंबर लिख रखा है ना मैंने, दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? स्लाइड पे लिख दिया मैंने नंबर।